प्यारे देशवासियों, आज वीडियो का दूसरे नंबर का सीरीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो प्यारा भारत पार्टी, जो मैं इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उसका औपचारिक घोषणा आगामी वसंत पंचमी के दिन होगा। तो बहुत सारी देश के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करनी है और आप लोग भी आपस में चर्चा करते होंगे, आगे भी करेंगे। तो मैं कुछ मुद्दों पे आज चर्चा करूंगा, जो विशेष रूप से देश के सामने मुद्दे हैं। आज के दिन में बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और वर्तमान देश का प्रशासन राज्यों के थ्रू अपने तरीके से, अपने ढंग से बहुत सारे मुद्दों पर कार्य कर रहा है और उसका प्रचार प्रसार भी बहुत जोरों से हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो जब से प्रथम बार उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनकी पार्टी के द्वारा घोषित किया गया, तब से लेके प्रधानमंत्री बनने के बाद से अभी तक दूसरी बार भी जब प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री का कार्य करते हुए अपने पार्टी और उसके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का प्रचार बराबर करते हैं सतत। यूएनओ में भी उनका मैं भाषण सुना। वह एक पूरे विश्व के परिदृश्य में एक अपने तरह का भाषण था, जिसमें उन्होंने अपने शासनकाल की बहुत सारी उपलब्धियों को ही गिनाने में बहुत सारा समय लगा दिया। मेरी समझ से यूएनओ में इस संबंध में जो है वो नहीं के बराबर चर्चा होनी चाहिए। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने में, मानवीय विकास में आपसी सहयोग की जो अपेक्षाएं हैं, उसकी चर्चा होती है। और जिस उद्देश्य से यूएनओ काम कर रहा है, उसका निर्माण हुआ और समय समय पर उसमें जो है बहुत सारे जो है वो रिजोल्यूशन लिए गए, बहुत सारे जो है वो जो है बहुत सारे राष्ट्र मिलके आपस में जो है वो नियम बनाए। तो ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारे बने और उसके सदस्य राष्ट्रों ने उसको जो है वीटो किया और वो लागू हुए। अभी हाल ही में एक आयोजन था
संविधान दिवस पर मैंने उसकी वीडियो देखी। उसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बहुत से न्यायाधीश और कानून मंत्री और बहुत से लोग वहाँ हॉल में थे और हमारे प्रधानमंत्री जी का उसमें उद्बोधन चल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी भरपूर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि देश में जो है संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसका उनकी सरकार बहुत जोर शोर से पालन कर रही है और उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम लिए हैं। उन्होंने उस एक प्रावधान को भी इंग्लिश में जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वुमेन, वो जो है उसका भी उद्धृत किया और उसमें वह समझ में मेरे को ज़्यादा आया नहीं कि उसको किस उद्देश्य से उन्होंने उद्धृत किया इसमें। तो जो है मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने हाल ही में मास्टर डिग्री कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है प्रथम श्रेणी से और उच्च प्राप्तांक लेके उसमें भी मैं पास किया। तो जो है संविधान के बारे में मेरी शुरू से ही आस्था रही है और अब तो मैं पढ़ाई भी कर लिया हूँ और बहुत से देशों का संविधान के बारे में। तो उस हॉल में भी मेरे को कई लोग बिना मास्क लगाए बैठे दिखे, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वहां भी कुछ लोग बिना मास्क लगाए बैठे थे। यह देखकर मैं बहुत दुखित हुआ, अभी भी हूँ। जिस देश में कोरोना के नाम से लाखों लोगों को प्रताड़ना दी गई, उनको नियम का हवाला देके जो है बिल्कुल असहाय छोड़ दिया गया, अपने हाल पे छोड़ दिया गया पलायन करने के लिए। और उसी देश के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कोरोना के जो भी नियम हैं वो सबके साथ, सभी उपस्थित व्यक्ति के साथ लागू होती हैं, चाहे वो उसकी उपस्थिति कहीं भी हो। और जहां हमारे प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित हैं, बहुत सारे न्यायाधीश भी उपस्थित, वहां तो अपेक्षा ही नहीं की जाती कि कोई इस तरह का भी प्रकरण आएगा।
लेकिन इस संदर्भ में वहाँ या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ कि इस प्रकार की कमियां परिलक्षित होती है और हमारे प्रशासन के भी लोग जो है वो इस ढिलाई के चलते काफ़ी हद तक कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। कोरोना के चपेट में तो श्रीमान ट्रंप जी भी आ गए थे और यहाँ भी कुछ मुख्यमंत्री मंत्री भी आ जा रहे हैं, लेकिन यह एक अच्छा संदेश नहीं जाता है कि नियम की दुहाई देने वाले, नियम का प्रचार प्रसार करने वाले, उस नियम के तहत संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर ही नियम का पालन अपनी आंखों के सामने नहीं करवा पा रहे हैं, अपने अभियान के दौरान नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है। लेकिन अभी और विशेष चर्चा इस संदर्भ में मैं और आगे करूँगा। आज जो है, जो प्यारा भारत पार्टी के कार्य करने के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करूँगा, फिर किसी विषय पे बात करूँगा। प्यारा भारत पार्टी का मकसद अभी के परिदृश्य में बहुत ही जरूरी हो गया कि एक ऐसे राजनीतिक दल का देश भर में गठन हो, सब लोग जुटें और जो है एक निश्चल निष्कपट राजनीतिक आचरण के लिए तैयार हो जाए और किसी बाध्यता के बगैर देश के लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अधोसंरचना, बेसिक स्ट्रक्चर विकसित किया जाए जितना जल्दी हो सके। देश के पास समय नहीं है, जो प्रशासन में है या और उससे जुड़ी संस्थाएं हैं, हो सकता है वो सोचती हूँ उनके पास बहुत समय है, लेकिन मेरा मानना है विश्व के बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका भी मानना है, देश के जो राजनीतिक जीवन से जुड़े लोग हैं, जो बौद्धिक स्तर से एजुकेशनली जुड़े लोग हैं, उनका भी आकलन है कि अपने लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए, अपनी देश की अस्मिता को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए बहुत तेज गति से अधोसंरचना का विकास, मैं अभी विकास की बात नहीं कर रहा हूं, अधोसंरचना का निर्माण और विकास
विकास की बात करने की अवस्था अभी हमारे देश के लिए आई नहीं। जब तक देश के कम से कम 80%, कम से कम 80% जनसंख्या वो जो है पोवर्टी लाइन से ऊपर जाके, और वो भी पोवर्टी लाइन, कौन सी पोवर्टी लाइन, एक जो है अच्छा लाइफ लीड करने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए, जो आज के डेट में या 1 साल बाद या 2 साल बाद जो आवश्यक आमदनी का मापदंड हो, वह जो है पोवर्टी लाइन का निर्णायक बेंच हो, न कि पोवर्टी लाइन का मापदंड जो है वो बहुत नीचे रख के और फिर उसकी गणना की जाए कि इस स्तर के ऊपर वाले सब निकल गए, पोवर्टी लाइन से बाहर हो गए और ये मेरी उपलब्धि हो गई, ऐसी बात ना हो जो है। तो जब तक हम लोगों के रोजगार की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं करेंगे, उसके लिए आवश्यक जो साधन हैं उसको इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक जो है भाषण देने से और आश्वासन देने से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और देश जो है आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है। जो देश परतंत्र थे और आज़ाद होके अपने देश का निर्माण करने में जुट गए और आज विकसित राष्ट्र हैं या सबसे विकसित राष्ट्र, उनका हम अध्ययन करें, उनका हम रिसर्च करें, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे अपनी अधोसंरचना विकसित की, तो मेरे देश में बहुत समय तक साम्यवादियों का, कम्युनिस्ट का काफी बोलबाला था। और पॉलिटिकल पार्टीज जो देश में शासन में थी, वह भी जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उसका नाम लेने से कतराती थी। हमारे देश में अमेरिका का यदि नाम ले लिया तो हो गया कि यह जो है एक गरीब विरोधी सोच है। यदि अमेरिका का नाम ले लिया, सिर्फ अमेरिका के हम विकास करना चाहते हैं और अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहते, जापान का नाम नहीं लेना चाहते, चीन का नाम लेना नहीं चाहते, उन्होंने क्या क्या किया, हर फील्ड में जहाँ भी आपको उपलब्धि हासिल करनी है वहाँ रिसर्च वर्क होता है, बहुत सारी एजेंसीज लगा दी जाती हैं और प्रत्यक्षता तो एक बार अमेरिका घूम के ही आएगा तो जो है बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन यदि हमारे प्रधानमंत्री
या और कोई उच्च मंत्री वहाँ जाए और प्रोटोकॉल के तहत जो है वो मिल मिलाप करके चले आए, तो अंदर की बहुत सारी बातें पता नहीं चली। मैं तो वहाँ बाई रोड भी घूमा, ट्रेन से भी घूमा, बस में भी गया, अकेले गया। मेरी बेटी मेरे को मना करती थी, नहीं पापा जी, आप जो है अकेले जाने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन मैं एक दिन अकेले गया और एक दिन में 3 रेल में घूम के उसके एकदम एंड पॉइंट तक घूम के आ गया और अकेले फिर लौट आया। जब कॉलोनी में आया तो के जो है रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था और मेरे को जो रास्ता जो है पता था वो भी समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ का परिदृश्य हमारे देश से भिन्न है। वहाँ रोड पे बहुत कम लोग दिखते, इक्का दुक्का बाई चांस, वो भी रात का समय। बट संयोग से एक कार खड़ी थी, 2-3 लोग अमेरिकन थे। फिर मैं बात किया, बताया कि मेरे को इस रोड में जाना है और मैं उस रोड से बहुत पास में पहुंच गया था। फिर उन्होंने मैप देख के मेरे को बताया कि बस यू टेक राइट टर्न एंड यू विल रीच देयर। मैं पहुंच गया। तो जब घर पहुंचा तो बेटी जो है वो गई हुई थी कार लेके रोड पे मेरे को रिसीव करने के लिए कि मैं बस से उतरूँगा तो ले आएगी। बट मैं उसके पहले स्टॉपेज पे उतर गया और जो है फिर वो बेटी को फ़ोन किया गया, वो वापस आई और मैं पहुंचने के बाद जो है तो बोली कि पापा जी, आप वर्ल्ड के किसी भी स्थान में आप जा सकते हैं। और विडंबना ये थी कि वहाँ का मोबाइल सिस्टम अलग है और मेरा मोबाइल भी जो है वहाँ काम नहीं कर रहा था, जो मेरे पास मोबाइल था। और सिर्फ मैं बेटी का नंबर, मोबाइल नंबर रखा था वहाँ के सिस्टम से जो काम करता है, और मैं ये था कि कहीं से किसी से भी मैं वहाँ के लोगों से बात करके कांटेक्ट कर लूँगा। मैं जो है एक ही आधार था मेरे पास। और अमेरिका का क्षेत्रफल जो है वो करीब करीब हमारे देश से 3 गुना ज़्यादा है और पॉपुलेशन 1/4 हमारे देश से करीब करीब 3 गुना क्षेत्रफल, 3 गुना ज़्यादा फैला हुआ देश, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अधोसंरचना का विकास करना और वहाँ जो स्कीम है उसको लागू करना, वो जो है और कठिन है कंपेयर टू माय कंट्री। हमारे देश के से तुलना की जाए तो वहाँ बहुत कठिन है। लेकिन वहाँ वो 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था और बहुत पहले हो गया था। तो वह जो है उसके जो स्टेट्स हैं बहुत सारे, वो आज़ादी के समय वो इंडिपेंडेंट कंट्री के तरह फंक्शन कर रहे थे। अभी भी स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने अपना अलग अलग है और यूएसए का जॉइंट जो है वो अलग अलग है। यूनियन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो बहुत सारा संघर्ष भी हुआ उनका। और मैं जो है एक बार उनका इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को सेलिब्रेट हो रहा था, बहुत ही ग्रैंड। रात के समय जो है बहुत
ह्यूज स्केल पे जो है सब व्यवस्था थी। हजारों कार पार्क करने के लिए बना हुआ जो है, हजारों हजार लोग जुटे हुए थे और जो है पटाखे छूट रहे थे एकदम कंटिन्यूअस, बहुत लंबे समय तक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ का जो सिस्टम है, क्या वहाँ का सिस्टम है जो हमारे यहाँ जो लोग प्रशासन में हैं, मंत्री जी हैं, वो भी लोग जो है जाते रहते हैं अमेरिका, जापान, चीन, जहाँ भी जो भी देश है, जर्मनी। तो वहाँ मैं देखा कि अमेरिका में रोड से जाने पे एग्जिट नंबर लिखा हुआ है। रोड के किनारे बोर्ड लगा है, उस पर नंबर लिखा है, एग्जिट नंबर 102, 103, 104, 105। हर 2 मील, 1.5 मील के बाद एक एक एग्जिट पॉइंट है। आप हाईवे से जा रहे हैं, आप जो है एग्जिट नंबर भी यदि आपको याद रहेगा तो एक पॉइंट हो गया, रोड पे इंडिकेटर हो गया कि आप उधर से जो है, वहाँ ड्राइविंग जो है वो राइट हैंड होता है। जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, वहाँ राइट हैंड ड्राइविंग होता है। और वहाँ कार भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश के कंपेरिजन में। रोड ही नहीं सिस्टमेटिक बनी है, वहाँ कार भी जो है ज़्यादा है। वहाँ 1000 पे 950 लोगों के पास कार है। और वो लोग अच्छी अच्छी कार भी रखे हैं। तो जो कार मेरे को देखने में थोड़ा अच्छी लगती थी, तो उनका मैं प्राइस पता करता था, तो पता चलता था कि ये 5 करोड़ की है, तो ये 6 करोड़ की है, वहाँ के प्राइस से। तो मैं ये सब बातें जो है ये कह रहा हूँ कि हम यदि विकास की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले से ही एक व्यवस्थित, सिस्टमेटिक हमारा अप्रोच होगा, हमारी पहल जो है वो व्यवस्थित होगी। नहीं तो जो है व्यवस्थित पहल नहीं होने पर जो उसमें धन लगेगा वह जो है वो उतना कारगर नहीं होगा, उतना लोकहित में नहीं होगा, लोक सुविधा युक्त नहीं होगा। तो हमारे जो हाईवे बन रहे हैं उसमें जो है उसके पैरेलल साइड रोड लिंक करने के लिए रोड बनना जरूरी है, जो इच्छित के नियर बाई एरिया में वो जाया जा सके। तो हाईवे से नियर बाई एरिया, जो नज़दीक की एरिया है, उसको जोड़ने का स्कीम जो है वो हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे देश के परिवहन मंत्री गडकरी जी पुणे बॉम्बे हाईवे की बार बार चर्चा करते हैं और बतलाते हैं कि उन्होंने टेस्ट किया कि मैं कार में बैठे बैठे कप प्लेट से चाय पी लूँगा, चाय गिरेगी नहीं, वैसी रोड बननी चाहिए। उस समय के हिसाब से उनकी पहल सही में बहुत तारीफ के लायक थी, अभी भी है। उन्होंने एक अच्छा काम किया महाराष्ट्र का परिवहन मंत्री होते हुए। और वहाँ पुणे बॉम्बे के बीच में एक दत्ता रेस्टोरेंट है। पुणे से टुवर्ड्स बॉम्बे जब जाते हैं लेफ्ट साइड में पड़ता है। तो लेफ्ट साइड में तो बड़े आराम से वो चले गए, उतर गए हाईवे से और वो दत्ता रेस्टोरेंट आ गया।
और फिर आप कुछ नाश्ता पानी किए बढ़ गए। लेकिन यदि बॉम्बे से पुणे आ रहे हैं तो उस लेफ्ट से इस दत्ता रेस्टोरेंट में आने के लिए 6-7 किलोमीटर का 8 किलोमीटर का चक्कर लगाना है, तब आप इस साइड आ सकते। और कई जगह हाईवे की हाइट भी नॉर्मल जो सरफेस है उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, अभी बहुत जगह काम चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में मिलता है। तो उसके पैरेलल दोनों साइड जो है वो रोड बननी चाहिए और जगह जगह एग्जिट होना चाहिए, सो दैट कि ट्रेवलर शुड नॉट वंडरिंग न करे कि उसको निकलना है तो 15-20 किलोमीटर का जो है वो परिक्रमा करके अब फिर निकल पाए, फिर आ पाए। और बहुत जगह इस तरीके से मैं कई जगह देखा हूँ जो है अभी थोड़ा जो है रेस्ट रूम बोलते हैं, रेस्ट रूम बोलते हैं बाथरूम को अमेरिका में। यहाँ भी जो है जो रेस्ट रूम है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। बॉम्बे साइड में मैं देखा जो कॉमन पब्लिक रेस्ट रूम है, नहीं तो एक बार तो मेरे को लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। बट जो है अभी स्वच्छता अभियान के तहत कुछ काम हुआ होगा, तो जो है कुछ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, कुछ सुधार हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेसेज में बाथरूम में सुधार की भी ज़रूरत है। 1000 गुना ज़्यादा, 2000 गुना, 10,000 गुना ज़्यादा। और उसको मेंटेन करने का जो है सिस्टम जो है ऑटोमेटिक करते, फ्लश सिस्टम जो है जैसे जर्मनी में है, अमेरिका में है। हम विकसित राष्ट्र का रिसर्च किए बगैर उस सिस्टम को जो है, जो एडवांस सिस्टम है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको फॉलो किए बिना, उसका अनुसरण किए बिना अपने तरीके से विकास की परिभाषा गढ़ने का प्रयास जो है उसकी धूमिल संभावना है। और वहाँ वो मेंटेन नहीं होता, उसमें बहुत सारा जो है वो लोगों को सफ़र करना पड़ता है। वो किसी का व्यक्तिगत तो चीज नहीं है, उसमें तो सबका कंसर्न है, सब जुड़ा हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ पीपल। लेवल तो है ही नहीं। हर एक नागरिक है, इस देश का नागरिक है और उसको फैसिलिटीज अवेल करने का इक्वल राइट है। वो चाहे अपनी आर्थिक या सामाजिक जिस भी अवस्था में है, तो जो लोग उच्च आर्थिक अवस्था में हैं वो अपने प्रयास से बहुत सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में 90% से भी ज़्यादा, मैं ऐसे ही अंदाज में मेरा जो एक केस वर्क है, एक जो ऑब्जर्वेशन है, 90% से भी ज़्यादा लोग वो औसत दर्जे के हैं और उनको पब्लिक प्लेसेस का जो है प्रॉपर जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम प्रशासन की जिम्मेवारी है। और मेरे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई आज के दिन में
उसको दिमाग में रख के ही काम करना। लेकिन कहीं भी पॉपुलेशन को ध्यान में रख के कोई भी काम नहीं हो रहा। 4 लेन बनाई जाती है, बोला जाता है इसको 6 लेन करने का प्रोविजन रखा गया है, इसको 8 लेन करने का प्रोविजन रखा गया है। जो रोड्स बनती हैं वो जो है उसके पास में से ही मिट्टी काट के उसको भर दिया जाता है। रोड का लेवल और उसके बाद का लेवल में बहुत डिफरेंस है। कहीं हाई राइज रोड बन रहा है, पिलर दे के बन रहा है, उसकी बात अलग है। लेकिन सामान्य तौर पे जहाँ सरफेस पे रोड बन रही है वहाँ तो रोड के 30 फीट 40 फीट दोनों साइड में एटलीस्ट लेवल हो। गाड़ी है, कहीं साइड में भी चला गया तो कम से कम लेवल रहेगा, गड्ढे में तो नहीं जाएगा। और जो है वो उसको कटिंग बोलता है, बहुत कटिंग इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो कटिंग को कटिन हो गया। मेरे गांव साइड में बहुत समय से, मेरे बचपन से ही कटिंग बोलते। और मेरे गांव साइड में ही रोड बनने का काम हो रहा था, मैं देखा तो जो है वो पहले से ही था 15 फीट हाइट ड्यू टू कटिंग। रोड का और कटिंग में 15 फीट कम से कम हाइट का था। और फिर से वो जो है फिर नया कुछ उसमें काम हुआ तो और कटिंग करके और गढ़ा कर। और मैं एक बार आ रहा था तो ट्रक फंस गई थी, नया कटिंग नई मिट्टी डाली थी उसमें, उसका चक्का फंस गया। और फिर मेरे को कार बैक करके जो है दूसरे रास्ते से जो है वो बहुत लंबा घूम घूम के फिर रिटर्न होके मेरे को जाना पड़ा, और वो रोड ब्लॉक थी। नोबडी इज बॉदर्ड फॉर दैट। तो मेरा विचार है कि इसके लिए भी अनुसंधान की ज़रूरत है। पहले जहाँ बाढ़ क्षेत्र था वहाँ जो है वो रोड थोड़ा ऊपर की जाती थी, बाढ़ का पानी आ जाता है तो रोड का लेवल एटलीस्ट ऊपर हो। और जहाँ बांध बन गया, बाढ़ आना बंद हो गया, तो वहाँ जो है वो रोड को थोड़ा जो है समतल किया जा सकता है और कटिंग को जो है भरा जा सकता है। रोड की चौड़ाई जो है वो 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी बढ़ाई जा सकती है। और साइड जो मिट्टी का पोर्शन है उसको, तो सो दैट कि जो है सेफ रहे, खतरा ना हो, कोई रोड से गाड़ी उतर भी जाए तो गड्ढे में न जाए। और उसके लिए जो है मिट्टी की व्यवस्था दूर से की जाए। बहुत सारी नदियां हैं जहाँ पास में, वहाँ नदियों को जो है कि गहराई थोड़ा बढ़ा के उसके बेसिन का जो है वो रेत मिट्टी सब जो है वो डाला जाए। या कहीं भी अभियान में जहाँ भी पॉन्ड्स बनाने हैं उसका मिट्टी यूज़ कर सकते, बहुत जगह है। अदर दूर रोड से दूर जो है वो मिट्टी डाल के पूरे देश में जो है बनाई जा सकती है। और इस पे जो है लोग जो उसके प्रशासन के जो अधिकारी हैं या जो भी व्यवस्था है वो विजिलेंट रहे, उसका ऑब्जर्व करे कि पब्लिक का इस तरह से करने से क्या सुविधा है, नहीं करने से क्या सुविधा है, और उसको मॉनिटरिंग करके, क्योंकि उसमें पैसे पब्लिक का ही पैसा लगा है। सरकारी पैसा मीन्स पब्लिक का पैसा, और पब्लिक की सोच जो है वो उसी हिसाब से वो ढलना चाहिए, उसका कंसर्न होना चाहिए कि जो है ये जो है वो ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये हमारे देश का से जुड़ा हुआ चीज़ है, और उसमें उसका आत्मीय संबंध होना चाहिए, उसको रख रखाव। लेकिन जो एक जनरल व्यवहारिकता में देखने को मिलता है कि
अधिक से अधिक लोग वो इग्नोरेंट हैं इस संदर्भ में। तो मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, अपना जुड़ाव महसूस करें, तो अच्छा से अच्छा काम होने की संभावना बहुत बढ़ जाए और उसका फायदा हम सबको होगा। और अल्टीमेटली हमारा देश जो अभी विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री, अरे डेवलपिंग कंट्री जो है वो तो कितने सालों तक चल सकता है और पॉपुलेशन, जनसंख्या का बोझ बढ़ते जाने से वो सारा प्रयास जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर जो है बैलेंस शीट गड़बड़ा जाता है। तो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से काम होना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी से कुछ विकास से संबंधित कार्यों का, अभी तो विकास विकास ही नाम दिया जाता है, बट जो है अधोसंरचना निर्माण का काम और विकास का काम जो है वो बड़ी जोर से नीतीश जी बताते हैं कि 12% हुआ विकास, 15% हुआ विकास। तो लोगों ने, पत्रकार लोगों ने पूछा उनसे कि कहीं दिखता नहीं है आपका परसेंटेज जो है। तो बोलते हैं, वो बड़ा बढ़िया स्टाइल में बोलते हैं कि अरे भाई, जो मेरे को मिला था जिस कंडीशन में, उस समय बिहार की हालत बहुत खराब थी और उससे मैंने आगे बढ़ाया है। यही उनका बड़ा बढ़िया जवाब रहता था। तो उनका जवाब तो बढ़िया हो सकता है, किसी का भी जवाब, हमारे प्रधानमंत्री का जवाब बढ़िया हो सकता है, किसी भी मुख्यमंत्री का जवाब बड़ा बढ़िया हो सकता है, लेकिन इस तरह का जवाब देने के लिए कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना है कि फैक्चुअल, वास्तविकता में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए बना है। देश को जो है उस दिशा में आगे ले जाने का एक काम हुआ। तो अभी कई जगह रिपोर्ट आती है कि रोड का प्रपोजल पास हो गया है या रोड का काम शुरू हो गया है या बहुत सारा काम हो गया है। तो मैं, जो भी लोग प्रशासन में हैं, उनसे मेरी अपील है कि कृपया जो भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, उसके पैरेलल जो है वो जो है आप रोड, दूसरी रोड जो एग्जिट के लिए बने और जल्दी जल्दी जो है एग्जिट दिया जाए। और यदि रोड जो है वो लेफ़्ट से राइट जाना है तो, या राइट से लेफ़्ट जाना है, वो क्रॉसिंग भी जो है बनाई जाए। अमेरिका में तो एक जगह जो है डालाज एरिया में ही मैं देखा, 16-17 फ्लाईओवर का जंक्शन एट वन प्लेस, और हर 1 मील, 1.5 मील, 2 मील पे जो है 400 मील हमने सफ़र किया, उसमें जो है 300 समथिंग जो है वो एग्जिट थे। तो क्या वो पर्पसलेसली अमेरिकन बना दिया? उसका कोई पर्पस नहीं है। तो हमारे देश से लोग, एक्सपर्ट लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं पता नहीं मेरे को, बट जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी हो रहा है, अभी चाइना
चाइना बहुत लाइमलाइट में है कि बहुत शॉर्ट समय में चाइना जो है, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले चाइना जो है की हालत बहुत ख़राब थी और उसने बहुत ज़्यादा विकास किया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास इतना मैन पावर है, मानव शक्ति बहुत ज़्यादा है और यहाँ से काम की तलाश में लोग विदेश में जाते हैं मैनुअल वर्क के लिए, शारीरिक क्षमता से जो काम हो रहे हैं उसके लिए लाखों लोग विदेश जा रहे हैं और हम अपने देश में उनको काम नहीं दे पा रहे। हम अपने देश में जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं उसको जोड़ नहीं पा रहे। एक तो मनरेगा चल रहा है, तो क्या ये मान लिया गया है कि पूरा जो है देश में लोग जो है पैदा हुए हैं वो मिट्टी काटने, पत्थर काटने, ढूंढने के लिए पैदा हुए हैं? मनरेगा चला के उनको पेमेंट कर दो। अरे आज के दिन में तो मशीन से काम हो रहे हैं, कहीं उसमें जो है मैनेज करना है तो वहाँ मैन पावर लगता है, उस मशीन के हैंडलिंग में मैन पावर लगता है, कहीं फिनिशिंग वर्क है वहाँ मैन पावर लगता है, वो तो समझ में आती है। लेकिन एक मनरेगा चला दिया, चल रहा है वर्षों से। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जो है मेरे को तो इसको चलाना नहीं था, लेकिन कांग्रेस के यह फेलियर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इसलिए मैं चला रहा हूँ। मेरे को इसमें ताली बजाने का मन किया। बारे हमारे प्रधानमंत्री जी, आपकी सोच, आप इतना कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा करते हुए, कांग्रेस को लेके चलते हुए आप सोच रखे हैं। थोड़ा देर कांग्रेस को छोड़ के भी सोच लीजिए कि कांग्रेस को छोड़ के भी देश में सोचा जा सकता है। देश का स्वतंत्र रूप से एक प्रारूप तैयार किया जा सकता है और आप बहुत हद तक सक्षम हैं करने में, एक्सिक्यूट करने में। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बात बात में कांग्रेस की दुहाई देते हैं? एक परिवार की पार्टी है, कुछ नाम भी लेते हैं। और नाम भी जो है वो लक्षणा व्यंजना में लेते हैं, अलंकार में लेते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता। तो प्लेन एकदम सिंपल वे में सीधा काम किया जाए और जो सुविधा की बात है, सुविधा मुहैया कराने की, प्रशासन जो है वो अधिकांशतः रूप से सुविधा मुहैया कराने का ही काम है उसका, एक्सिक्यूट करना। क्या एक्सिक्यूट करना भाई? सिर्फ रूल रेगुलेशन एक्सिक्यूट करना। रूल रेगुलेशन पे किसी और दिन मैं बात किया करूंगा। अमेरिका में रातों रात वन इंटू अनदर इंड, एक छोर से दूसरे छोर पे 1000 किलोमीटर एक क्लोज्ड कंटेनर लेके जाता है और बड़े बड़े स्टोर एट द प्लेसेज जो है, बहुत बड़े बड़े स्टोर बने हुए,
मैंने अपने देश में कहीं देखा नहीं। जबकि हमारे देश में तो उससे 4 गुना से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा स्टोर की ज़रूरत है। हम तो अपने खाद्यान्न जो वितरण के लिए लेते हैं, उसके लिए भी पूरे स्टोर नहीं हैं। मैं तो कई जगह खुले में बरसात में देखा हूँ, हज़ारों हज़ार टन अनाज तिरपाल से ढका हुआ है, सड़ गया, जला दिया गया। आज के दिन में मैं अनाज पर नहीं जाऊँगा और क्या बोलते हैं, मैं सुविधा मुहैया कराने की बात कर रहा था। तो हमारे यहाँ देश में जो भी उत्पादन हो रहा है खेती से, फल, सब्जियाँ, जो ताज़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो व्यवस्था है, वो कुछ-कुछ सुनने में बहुत पहले आ रहा था कि ऐसी व्यवस्था होने जा रही है, ऐसे जो है एयर कंडीशन कंटेनर रहेंगे, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा। कुछ-कुछ हो भी रहा है, लेकिन जिस मात्रा में यह होना चाहिए, बहुत नाम मात्र का हो रहा है। और जो है लोग जो है इसमें लाखों की संख्या में लगे हुए हैं, जो लोकल लेवल पर जो है ट्रेन से सब्जी ले जाते हैं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और जो है कोई इस्टैब्लिश्ड सिस्टम नहीं। तो मेरा विचार है कि जितने रोड बने हुए हैं, चौड़े रोड बने हुए हैं, वहाँ पर एग्जिट बनाया जाए पैरेलल, उसके जो है हाईवे और एक्सप्रेसवे के पैरेलल दोनों साइड रोड बने और उसमें जगह-जगह जो है हर 2 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे एग्जिट बनाया जाए और उसके बगल की जो है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो है एग्रीकल्चर में वेजिटेबल ग्रोइंग के लिए जो है वो डेवलप किया जाए, फ्रूट्स ग्रोइंग के लिए डेवलप किया जाए और उनमें जो है उनको जो है बहुत सारे रूट से जोड़ा जाए। मैंने अमेरिका में देखा कि 100 एकड़ का प्लॉट है, किसी का 50 एकड़ का है, किसी का 200 एकड़ का है, किसी का 500 एकड़ का है, किसी का 1000 एकड़ का है और बहुत दूर-दूर उसी प्लॉट में वो 4-5 रूम का उसका घर बना हुआ है। उसके पास 2, 4, 5 कार है और सब रोड से जुड़े हुए। सारे जितने प्लॉट हैं बड़े-बड़े, सबके रोड जुड़ी हुई है और कोई जनरल वहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है कि उस रूट से बस जा रही हो या उस रूट से बहुत सारे लोग जाते हो, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन वहाँ रोड बनी हुई है। जंगल में कोई घूमने जा रहा है, कोई नाला है, वहाँ भी पतली रोड बनी हुई है, साइकिल से जा सकते हैं। वहाँ डिसिप्लिन की थोड़ी-सी बात करता हूँ, थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक आदमी जो है मेरे आस-पास ही वो उसी जंगल की तरफ घूम रहा था। एक बहुत बड़ा पार्क था, उसी के साइड से जो है। तो डॉग लिए हुए थे, कुत्ता था उसके पास, उसका घर का, चेन में लिए हुए था और डॉग ने चलते-चलते जो है वो टट्टी कर दिया। रुक गया और टट्टी कर दिया। उस आदमी ने अपने बैग से एक जो है दस्ताना निकाला प्लास्टिक का, हाथ में पहना और जो है वो
कुत्ते की टट्टी को उसको हाथ में लिया और दस्ताना को उलाट के निकाल दिया और उसको मोड़ के बैग में रख लिया। सी द डिसिप्लिन। हमारे यहाँ तो हर शहर में, हर गांव में सैकड़ों हजारों डॉग, स्ट्रीट डॉग्स गंदगी करते हैं। ओपन एनिमल्स गंदगी करते हैं और वो जो वर्तमान सरकार का स्वच्छता अभियान है उसकी धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। और कोई भी रूल रेगुलेशन उनको जो है प्रोहिबिट नहीं कर पाता है। और एक आज के दिन में मैं एक बहुत ही जरूरी चर्चा करना चाहता हूँ जो स्वच्छता अभियान से मूल रूप से जुड़ी। बहुत सारा स्वच्छता का कार्यक्रम जो है वो बरसात के दिनों में जो है नालों पनालों से बह के पानी जो है, जहाँ जो है 7-8 महीना से जो स्टैग्नेटेड जो गंदगी है वो उसको बाहर कर देता है, चला जाता है, नदी नाला मिल जाता है। और ये हम मान के बैठे हैं कि बरसात में तो मेरा बस नहीं है, इस बाढ़ में तो मेरा बस नहीं है, और वो क्लीनिंग हो जाता है। लेकिन जो बस्तियां हैं, जो शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े बड़े सिटीज, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम या बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एकदम पैरालाइज्ड है। पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से शहर के बीच में बड़े बड़े नाले जो है, ओपन नाले, नेचुरल, वो जो है वो अभी भी है। जहाँ की करोड़ों करोड़ों में जमीन की कीमत है और वो नाले की जमीन किसकी है, सरकार की है, किसी व्यक्ति की है, पता नहीं, लेकिन उसकी अभी तक व्यवस्था नहीं दी। ओपन ड्रेनेज सिस्टम, वाटर स्टेग्नेशन, जल जमाव, नाली बनाते हैं जल निकासी के लिए और नाली में ही जल जमाव पूरे देश में बना, हॉरिबल। मैं एक बार तो मुजफ्फरपुर गया था, वहाँ पता नहीं कितने सालों से जो है वो पुराना मार्केट एरिया में एकदम पूरा जो है काई से भरा पूरा नाली जो है हुआ था दोनों साइड। ओह, हॉरिबल। सेम इज के सब जगह, पटना में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, एवरी, उस पे कोई काम नहीं किया गया। लगता है विकास की हम लोग शॉर्टकट सीढ़ी चढ़ जाना चाहते। अमेरिका में मेरे को तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम दिखा ही नहीं, कहीं ओपन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मेरे ही घर का पानी
कहाँ से निकल के फिर कहाँ चला जाता है पता नहीं, कुछ पता नहीं। अंडरग्राउंड है सिस्टम, कहीं पानी जो है नाली दिखी नहीं मेरे को। और नेचुरल जो है, जो बारिश हुई और जो है ओपन में जो पानी, वो मोस्टली जो है वो कॉलोनियाँ जो है वो बिल्कुल नेचुरल ग्रेडियंट में बसी हुई हैं। थोड़ा सा मिट्टी फिलअप करके थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, फिर उसके बाद उसका घर नेक्स्ट घर नीचे है, फिर नेक्स्ट घर नीचे है। हमारे यहाँ तो घर बनते हैं तो जो है वो फ्लैट्स बनते हैं, टावर बनते हैं, पूरा लेवल कर दिया, फिर जो है ड्रेनेज का प्लानिंग किया, फिर बारिश हुआ, पूरा जो है वहाँ जोर से बारिश हुआ तो 1 फीट पानी जो है कम कैंपस में लग गया। हम उसको नेचुरल में निकलने नहीं देते, हमको प्लेन दिखना चाहिए एकदम बराबर। और हमारे यहाँ जो है पानी की बहुत सुविधा है, बहुत पानी है। अमेरिका में तो चौड़ा कैनाल टाइप का, जिसमें जो है मोटर बोट्स चलती हैं, टूर करता है लोग, सिटी एकदम बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। सिटी के दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बीच में जो है लंबा दूर तक मार्केट लगा हुआ साइड से जो है, और जो है और पूरा फेरी जो है वो छोटी छोटी फेरी जो है वो चल रही है। और वो कैनाल जो है वो आर्टिफिशियल कैनाल है, स्टेगनेंट पर, बढ़िया पानी नहीं है। हमारे यहाँ तो इतना कैनाल है कि उस कैनाल के दोनों साइड जो है स्वर्ग बसाया जा सकता है। घर बन जाए, उसको बढ़िया से जो है ब्यूटीफाई कर दिया जाए, उसका कम्युनिकेशन बढ़िया कर दिया जाए, रोड बढ़िया कर दी जाए, नदियां हैं इतनी, उनको ब्यूटीफाई कर दिया जाए, 10-10, 20-20 किलोमीटर भी कर दी जाए, तो स्वर्ग बन जाएगा। अमेरिका हमारे देश के सामने नहीं टिकेगा, वहां से लोग आएंगे यहाँ सैर करने। मेरा विचार बचपन से ही था कि बलिया ठीक मेरे गांव के जो है उत्तर साइड में गंगा नदी के उस पार पड़ता है, तो बचपन से ही था कि मेरे गांव के सामने गंगा जी पे पुल बननी चाहिए। अब इस बच्चे को कौन समझाए कैसे पुल बनेगा। और मेरे घर के सामने जो है 4-5 किलोमीटर का जो है एक बहुत ओपन एरिया है जिसमें खेती होती है, बट कोई बस्ती नहीं। उसको देख के जो है मेरे मन में आता था कि यहाँ एयरपोर्ट रहता, गंगा जी पे पुल और यहीं एयरपोर्ट। और संजोग से अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं अपने मन की बात जो है वो अपने एक साथी, स्कूल का साथी को बता दिया। तो कि देखो ऐसा मेरे मन में बचपन से ही था, उसमें एक काम हो गया, बलिया पुल बन गई। और अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट लिया तो उसमें मेरे गांव तरफ कनेक्टिंग रूट भी बन रही है, तो मैं बहुत खुश हुआ। और एयरपोर्ट की अपने साथी से चर्चा किया तो बोला कि जो है लोगों का जनरल नॉलेज थोड़ा पुअर है, तो मैं बोला कि उधर पटना में एयरपोर्ट है और इधर बनारस में एयरपोर्ट है। तो बोला कि नहीं, बनारस में एयरपोर्ट नहीं है। तो
मैं तो जो है बहुत ये हो गया कि इसे तो सकूँगा ही नहीं बात करने में। और बोला कि आप जो बोल रहे हैं कि जो है आपके गाँव के पास जो है एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट किसी भी कीमत में नहीं बन सकता। ये प्रपोज़ल जो है यदि मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री जी को देता या अपने मुख्यमंत्री जी को देता, तो शायद वो भी जो है इस रूप में नहीं कहते कि यह किसी भी कीमत में नहीं बनेगा। हो सकता है बोलते कि हाँ, ये विचार किया जाए, देखते हैं इसकी क्या वायबिलिटी है, क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। लेकिन हमारे साथी ने एकदम सीधे जो है वो खारिज कर दिया, रिजेक्टेड। जबकि मेरा प्रपोजल नहीं था, मैं तो अपनी मन की बात बता रहा था। ये पब्लिक थिंकिंग इस तरह की भी है। लेकिन अभी भी मेरा विचार है कि वहाँ जयप्रकाश जी की याद में जेपी एयरपोर्ट जो है, मिनी एयरपोर्ट एक बनना चाहिए। वह प्लेस जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ही शानदार, एकदम प्र- प्राकृतिक प्लेस है। और और भी बहुत सारे जगह होंगी जहाँ की मैं सर्वे करूँगा, और भी बहुत सारे दिमाग में हैं। क्योंकि मैं वहीं पला बढ़ा था, पैदा हुआ था, तो जो है अभी चर्चा के दौरान ऐसे दिमाग में आ गया, मैं बता देता हूँ। तो जो है वहाँ मैं जो है व्यक्तिगत रूप से प्लस अपने इस नई प्यारा भारत पार्टी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी मैं एक प्रपोजल दूंगा कि जयप्रकाश जी के यादगार में, उनके सम्मान में एक वहाँ एयरपोर्ट बने, और पुल के दोनों तरफ जो है जितना जो है हो सके घाट बने, पक्का घाट दोनों तरफ। और जो है वहाँ मोटर बोट्स जो है, मैं गया हूँ और मोटर बोट पे चढ़ा हूँ, तो अभी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुरानी जो बड़ी बड़ी नावें थी उसी में जो है वो पंप लगा के जो है, मोटर लगा के जो है, और उसी को मोटर बोट बना के और बहुत स्पीड से जो है वहाँ पानी का थोड़ा फैलाव ज़्यादा जो है दूर तक, मेरे को बहुत मज़ा आया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जो है कुछ आधुनिक जो है छोटी छोटी जहाज़ जो है, जल जहाज़, उसको भी जो है, और अभी तो जहाज़ से वहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है सरकार ने पहल किया हुआ है। और वहाँ रिवर बेसिन जो है, गंगा जी का बेसिन जो है, वहाँ से मिट्टी और रेत निकाल के जो है उसको थोड़ा गहरा कर दिया जाए, और उस रेत को जो है जो रोड जहाँ भी पहले का कटिंग है जो 15 फीट गहरा है रोड के बगल में, वहाँ उसको फ्लैटनिंग कर दिया जाए। उस रोड को थोड़ा सा लेवल डाउन करने से भी चलेगा, अब बाढ़ नहीं जाती है। और इस तरह के पूरे देश में जो भी एरिया है, तो वहाँ एयरपोर्ट यदि बन जाए, पुल हो गई, तो आसपास के लोग तो रेगुलर 150 किलोमीटर यूपी, 150 किलोमीटर बिहार, ये तो लोग रेगुलर विजिट करेंगे। और देश के, अपने देश के भिन्न विभिन्न कोनों से भी एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा, विदेशी लोग भी आएंगे। उसको प्रचार दे दिया गया, उनको कनेक्टिविटी दे दी गई, तो वो जो है मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया में उतना सुंदर टूरिस्ट प्लेस जो है वो शायद ही कहीं होगा।
कोई समुद्र की लहर नहीं, कोई खतरा नहीं, एकदम शांत जल जो है, कल कल बहती गंगा, और उस पे जो है वो स्टीमर से जो है वो छोटी छोटी जहाज से एकदम स्पीड में सफ़र करना जो है बहुत ही आनंद का जो है अवसर है। तो मैं एक प्रपोजल दूंगा वहाँ के लिए भी, और देश में जहाँ जहाँ भी इस तरह के सिचुएशंस हैं, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स जो है वो विकसित किए जाए। अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, लोग प्लेन से अपना डेली का ड्यूटी जाते हैं। और एयरपोर्ट जो है में पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग, हमारे देश में तो पार्किंग सिस्टम इस तरह का शायद ही कहीं है, नहीं है। पार्किंग जो है, कार पार्किंग कई किलोमीटर में जो फैला हुआ। और जर्मनी का फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट वो अपने में कई किलोमीटर फैला हुआ। तो शिकागो में तो जो है क्या बोलते हैं, शिकागो में था या जो है फ्रैंकफर्ट में, वहाँ एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन चलती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इतना बड़ा है। आप ट्रेन से चले गए, इस टर्मिनल से उस टर्मिनल जो है वो ट्रेन से चले गए, इस तरह की व्यवस्था। तो मैं जो है ये सब चर्चा कर रहा हूँ कि ये मेरे देश में भी हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। वहाँ बहुत सारा चीज़ मैं देख के आया हूँ। वहाँ डॉल्फिन और का बहुत बड़ा पार्क और उसका खेल, उसका गेम देख के आया हूँ। अभी तो यूट्यूब में उपलब्ध है, यहाँ भी लोग यूट्यूब से देखते हैं, बट मैं डायरेक्ट देख के आया। बहुत बड़ा पार्क, उसमें बहुत सारा खेल होता है। हमारे देश में कहीं जो है इस तरह का है नहीं, वो भी डेवलप किया जा सकता है। हमारी वर्तमान सरकार है भी कर सकती है, और जो है प्यारा भारत पार्टी यदि समृद्ध हो गई और आप सबका सहयोग हुआ तो इस देश में कई जगह इस तरह के पार्क बनेंगे जहाँ डॉल्फिन और व्हेल का खेल होगा। डॉल्फिन और व्हेल का खेल यहाँ भी होगा, सिर्फ मन चाहिए। अभी जो है एफडीआई हमारे देश में चल रहा है। एक खुशखबरी यही है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है, चाइना भी बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है। हमारा जीडीपी कंपैरेटिवली उनकी तुलना में बहुत नीचे है, लेकिन अनुपात में अभी भी हमारे देश पर कम कर्ज है। और वर्तमान सरकार के पीरियड में कर्ज लेने का रेट जो है, जो रिपोर्ट है, वो थोड़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन यदि हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डालना चाहते हैं तो उसका दो ही रास्ता है।
या एफडीआई किया जाए, वो भी एक तरह का कर्ज ही है, कर्ज लिया जाए और हम बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस से, इंटरनेशनल कॉमर्स से कमाएं। लेकिन हमारे देश की डिपेंडेंसी बहुत सारे फील्ड में बहुत ज़्यादा है। अभी तो कोरोना काल में मेरे को पता चला कि बहुत सारी मेडिसिन्स के जो कंस्यूएंट हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो चाइना से आते हैं। जब कोरोना में उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद हो गया, उस समय ये बातें खुली। तो धीरे धीरे जो है मैं बहुत सारी बातों का पता करके और कुछ कुछ आपको बताऊंगा। और हम लोग बृहद रूप से ऑर्गेनाइज करके जो है रहें, अपने में इतनी ज़्यादा मत भिन्नता नहीं हो, आपस में एक आत्मीय संबंध हो, बहुत फास्ट जो है काम हो सकता है। प्यारा भारत पार्टी का भी काम हो सकता है, देश का भी काम हो सकता है। प्यारा भारत पार्टी का मकसद है कि पार्टियां बहुत सारी छिन्न भिन्न जो है और पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो है वो आज के दिन में हम लोगों को एक फ्रंट पे ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक साथ जो है संगठित हों, बस इतना ही। मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग यदि मन से भी संगठित हो गए, बटे नहीं, किसी चीज को आधार नहीं बनाया, सिर्फ देश, हमारा राष्ट्र वो आधार है और पब्लिक आधार है। आपके आसपास के सब लोग, सबके सुख दुख की चिंता, बस बहुत तेज गति हो जाएगी काम करने की आपकी। बस इस पे सिर्फ चिंतन करें और फिर मैं वीडियो ऐसे ही आपको डालते रहूँगा। जो है मेरा नाम उमेश राय है, वो कहीं आया होगा इस लिंक पे, तो और विशेष परिचय धीरे धीरे हो जाएगा। तो जो है अभी आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।